हेलो फ्रेंड्स, मैं लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग क्रिएशन पर। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी है अनुभव। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। आइए कहानी की ओर चलते हैं। मेरे प्रियतम को 1 वर्ष की सजा हो गई और अपराध केवल इतना था कि 3 दिन पहले जेठ की तपती दोपहरी में उन्होंने राष्ट्र के कई सेवकों का शरबत पान से सत्कार किया था। मैं उस वक्त अदालत में खड़ी थी। कमरे के बाहर सारे नगर की राजनीतिक चेतना किसी बंदी पशु की भांति खड़ी चीत्कार कर रही थी। मेरे प्राण प्रिय हथकड़ियों से जकड़े हुए लाए गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मेरे भीतर हाहाकार मचा हुआ था, मानो प्राण पिघला जा रहा हो। आवेश की लहरें सी उठ उठ कर समस्त शरीर को रोमांचित कर देती हों। ओहो, इतना गर्व मुझे कभी नहीं हुआ था। ये वह अदालत, कुर्सी पर बैठा हुआ अंग्रेज अफसर, लाल जरीदार पगड़ियां बांधे हुए पुलिस के कर्मचारी, सब मेरी आंखों से तुच्छ जान पड़ते थे। बार बार जी में आता दौड़कर जीवन धन के चरणों में लिपट जाऊं और उसी दशा में प्राण त्याग दूं। कितनी शांत, अविचलित, तेज और स्वाभिमान में प्रदीपूत मूर्ति थी। गिलानी, विषाद और शोक की छाया भी न थी। नहीं, उन होठों पर एक स्फूर्ति सी भरी हुई मनोहारिणी ओजस्वी मुस्कान थी। इस अपराध के लिए 1 वर्ष का कठिन कारावास, वाह रे न्याय, तेरी बलिहारी जाऊं। मैं ऐसे 1000 अपराध करने को तैयार थी। प्राण नाते चलते समय एक बार मेरी ओर देखा, कुछ मुस्कुराए, फिर उनकी मुद्रा कठोर हो गई। अदालत से लौटकर मैंने 5 रुपए की मिठाई मंगवाई और स्वयं सेवकों को बुलाकर खिलाई। और संध्या समय में पहली बार कांग्रेस के जलसे में शरीक हुई। शरीक ही नहीं हुई थी, मंच पर जाकर बोली भी और सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ले ली। मेरी आत्मा में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, नहीं कह सकती। सर्वस्व लुट जाने के बाद भी किसकी शंका और किसका डर। विधाता का कठोर से कठोर आघात भी अब मेरा क्या अहित कर सकता था। दूसरे दिन मैंने 2 तार लिए, एक पिताजी को, दूसरा अपने ससुर जी को। ससुर जी पेंशन पाते थे और पिताजी जंगल के महकमे के एक अच्छे पद पर थे। पर सारा दिन गुजर गया, तार का जवाब नहीं आया। दूसरे दिन भी कोई जवाब नहीं आया। तीसरे दिन दोनों महाशय के पत्र आए। दोनों जामे से बाहर थे। ससुर जी ने लिखा, आशा थी तुम लोग बुढ़ापे में मेरा पालन करोगे। तुमने उस आशा पर पानी फेर दिया। क्या आप चाहती हो मैं भिक्षा मांगूं? मैं सरकार से पेंशन पाता हूँ। तुम्हें आश्रय दूंगा तो अपनी पेंशन से भी हाथ धो बैठूंगा। पिताजी के शब्द इतने कठोर तो न थे, पर भाव लगभग ऐसे ही थे। इसी साल उन्हें ग्रेड मिलने वाला था। वह मुझे बुलाएंगे तो संभव है ग्रेड से वंचित हो जाएंगे। वह मेरी सहायता मौखिक रूप से करने को तैयार थे। मैंने दोनों पत्र फाड़कर फेंक दिए और कोई पत्र न लिखा। हाँ, स्वार्थ, तेरी माया कितनी प्रबल है। अपना ही पिता केवल स्वार्थ में बंधा पड़ने के भय के कारण लड़की की तरफ से इतना निर्दयी हो जाए। अपना ससुर अपनी बहू की ओर से इतना उदासीन हो जाए। मगर अभी मेरी उम्र ही क्या थी। अभी तो सारी दुनिया देखने को पड़ी है। अब तक मैं अपने विषय में निश्चिंत थी, लेकिन अब यह नई चिंता सवार हो गई। इस निर्जन घर में निराधार, निराश्रय कैसे रहूंगी? मगर जाऊंगी तो कहाँ? अगर कोई मर्द होती तो कांग्रेस के आश्रम में चली जाती या कोई मजूरी कर लेती। मेरे पैरों में नारित्व की बेड़ियां पड़ी हुई थीं। अपनी रक्षा की चिंता न थी मुझे, जितनी अपने नारित्व की रक्षा की थी। अपनी जान की फिक्र न थी, पर नारित्व की। और किसी की आंख भी न उठे मेज पर। किसी की आहट पाकर मैं नीचे देखा। 2 आदमी खड़े थे। जी में आया पूछूं, तुम कौन हो? यहाँ क्यों खड़े हो? मगर फिर ख्याल आया, मुझे यह पूछने का क्या हक? आम रास्ता है, कोई भी हो सकता है। जी चाहे कोई भी खड़ा हो। पर मुझे खटका हो गया। इस शंका का किसी तरह दिल से न निकाल सकती थी। वह एक चिंगारी की भांति हृदय के अंदर समा गई थी। गर्मी से देह फूकी जाती थी, पर मैंने कमरे का द्वार भीतर से बंद कर लिया। घर में एक बड़ा सा चाकू
उसे निकालकर अपने सिरहाने रख लिया। वह शंका मेरे सामने घूरती हुई मुझे मालूम होती थी। किसी ने पुकारा। मेरे रोए खड़े हो गए। मैंने द्वार से कान लगाया। कोई मेरी कुंडी खटखटा रहा था। कलेजा धक धक करने लगा। वही दोनों बदमाश तो होंगे। क्या पर क्यों कुंडी खटखटा रहे हैं? मुझसे क्या काम? मुझे झुंझलाहट आ गई। मैंने द्वार खोला और छज्जे पर खड़ी होकर जोर से बोली, कौन कुंडी खटखटा रहा है? आवाज़ सुनकर मेरी शंका शांत हो गई। कितना ढाढ़स हो गया। वह बाबू ज्ञानचंद थे। मेरे पति के मित्रों में इनसे ज़्यादा सज्जन दूसरा नहीं था। मैंने नीचे जाकर देखा और द्वार खोल दिया। देखा तो एक स्त्री भी थी। वह उनकी मिसेस थी। वह मुझसे बड़ी थी। पहले पहल मेरे घर आई थी तो मैंने उनके चरण स्पर्श किए। हमारे यहाँ मित्रता मर्दों तक ही रहती है, औरतों तक नहीं हो जाने देते। दोनों जने ऊपर आए। ज्ञान बाबू एक स्कूल में एक मास्टर हैं, बड़े ही उदार, विद्वान, निष्कपट। पर आज मुझे मालूम हुआ कि उनकी पद प्रतिष्ठा उनकी स्त्री है। वह चेहरे दोहरे बदन की प्रतिभाशाली महिला थी। चेहरे पर ऐसा रौब था मानो कोई रानी हो। सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई। मुख सुंदर न होने पर भी आकर्षक था। शायद मैंने उन्हें कहीं और देखती तो मुंह फेर लेती। गर्व की सजीव प्रतिमा थी। पर बाहर जितनी कठोर, भीतर उतनी ही दयालु थी। घर कोई पत्र लिखा? यह प्रश्न उन्होंने हिचकते हुए किया। मैंने कहा, हाँ लिखा था। कोई लेने आ रहा है? जी नहीं, न पिताजी अपने पास रखना चाहते हैं न ससुर जी। तो फिर क्या? अभी तो यहीं पड़ी हूँ। तो मेरे घर क्यों नहीं चलती? अकेले तो इस घर में मैं रहने ना दूंगी। खुफिया पुलिस के 2 आदमी इस वक्त भी डटे हुए हैं। मैं पहले ही समझ गई थी। दोनों खुफिया पुलिस के आदमी होंगे। ज्ञान बाबू ने पत्नी की ओर देखकर मानो उसकी आज्ञा से कहा, तो मैं जाकर तांगा ले आऊं? देवी ने इस तरह देखा मानो कह रही हो, क्या अभी तक तुम यहीं खड़े हो? मास्टर साहब चुपके से द्वार की ओर चले। ठहरो, देवी जी बोली। के तांगे लाओगे? के? मास्टर साहब घबरा गए। हाँ, के। एक तांगे के 3 सवारियां ही बैठेंगी। संदूक, बिछावन, बर्तन भांडे, ये क्या मेरे सिर पर जाएंगे? तो 2 लेता आता हूँ। मास्टर साहब डरते डरते बोले, एक तांगे से कितना सामान भर दोगे? तो 3 ले आऊँगा। अरे तो जाओगे? जरा सी बात के लिए घंटा भर लगा दिया। मैं कुछ कहने न पाई थी कि ज्ञान बाबू चल दिए। मैंने सकचाते हुए कहा, बहन तुम्हें मेरे जाने से कष्ट होगा? और देवी जी ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, हाँ होगा, तो अवश्य होगा। तुम दोनों जून भर 2-3 पाव भर का आटा खाओगी, कमरे के एक कोने में अड्डा जमा लोगी, सिर में आने का तेल डालोगी। यह क्या थोड़ा कष्ट है? मैंने झेंपते हुए कहा, आप तो बात बना रही हो। देवी जी ने सहृदय भाव से मेरा कंधा पकड़कर कहा, जब तुम्हारे बाबूजी लौट आए तो मुझे भी अपने घर मेहमान रख लेना। मेरा घाटा पूरा हो जाएगा। अब तो राजी हुई? चलो असबाब बांधो, खाट बाट निकालो और कल मंगवा लेना। मैंने तो ऐसी सहृदय, उदार, मीठी बातें करने वाली स्त्री नहीं देखी। मैंने उनकी छोटी बहन होती तो भी शायद इससे अच्छी तरह न रखती। चिंता या क्रोध का तो जैसे उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता हो। सदैव उनके मुख पर मधुर विनोद खेला करता था। कोई लड़का वाला न था, पर मैंने उन्हें कभी दुखी नहीं देखा। ऊपर के काम के लिए एक लड़का रख लिया था, भीतर का सारा काम खुद करती। इतना काम कर लेती थी पर थकती नहीं थी। इतना कम खाकर इतनी मेहनत करके कैसे इतनी हष्टपुष्ट थी, मैं नहीं कह सकती। विश्राम तो जैसे कि उनके भाग्य में नहीं लिखा था। जेठ की दोपहरी में भी न लेटती थी। हाँ, मुझे कभी कुछ करने नहीं देती थी। उस पर जब देखो तब कुछ खिलाने का सिर पर सवार। मुझे यहाँ बस यही एक तकलीफ थी। मगर 8 ही दिन गुजरे थे कि एक दिन मैंने उन्हीं दोनों खूफियों को नीचे जा बैठा हुआ देखा। मेरा माथा ठनका। ये अभागे यहाँ भी मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने तुरंत बहन जी से कहा,
वे दोनों बदमाश यहाँ भी मंडरा रहे हैं। उन्होंने हिकारत से कहा। कुत्ते हैं, फिरने दो। मैं चिंतित होकर बोली, कोई स्वांग न खड़ा हो। उसी बेपरवाही से बोली, भूखने के सिवा और क्या कर सकते हैं। मैंने कहा, काट भी तो सकते हैं। हंसकर बोली, इसके डर से कोई भागे तो कोई जाता है क्या। मगर मेरी दाल में मक्खी पड़ गई। बार बार छज्जे में जाकर उन्हें टहलते देख आती। ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आखिर मैं नौकरशाही का क्या बिगाड़ सकती हूँ। मेरी सामर्थ्य ही क्या है। क्या ये सब इस तरह से मुझे यहाँ से भगाने पर तुले हैं। इससे उन्हें क्या मिलेगा। यही तो कि मैं मारी मारी फिरूं। कितनी नीची तबीयत है। 1 हफ्ता और गुजर गया। खुफिया ने पिंड नहीं छोड़ा। मेरे प्राण सूखते जाते थे। ऐसी दशा में यहाँ रहना मुझे अनुचित मालूम होता था, पर देवी जी से कुछ कह नहीं सकती थी। एक दिन शाम को ज्ञान बाबू आए तो घबराए हुए थे। मैं बरामदे में थी, परावल छील रही थी। ज्ञान बाबू ने कमरे में जाकर देवी जी के इशारे से बुलाया। देवी जी ने बैठे बैठे कहा, पहले कपड़े वपड़े उतारो, हाथ मुंह धो, कुछ खाओ, फिर जो कहना है सो कह लेना। ज्ञान बाबू को धैर्य कहाँ। पेट में बात की गंध तक न पचती थी। आग्रह से बुलाया, तुमसे तो उठ नहीं जाता, मेरी जान आफत में है। देवी जी ने बैठे बैठे कहा, तो कहते हो क्यों नहीं, क्या कहना है, यहाँ आओ। क्या यहाँ कोई और भी बैठा हुआ है। मैं वहाँ से चली। बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जोर करने पर भी ना छुड़ा सकी। ज्ञान बाबू मेरे सामने न कुछ कहना चाहते थे, पर इतना सब्र भी नहीं था कि जरा सी देर रुक जाते। बोले, प्रिंसिपल से मेरी लड़ाई हो गई। देवी ने बनावटी गंभीरता से, सच तुमने कुछ उसे खूब पीटा होगा। तुम्हें दिल लगी सूझती है। यहाँ नौकरी जा रही है। जब यह डर था तो लड़े ही क्यों। मैं थोड़े ही लड़ा। उसी ने मुझे बुलाकर डांटा, बेकसूर। अब तुमसे क्या कहूँ। फिर वही पर्दा। मैं कह चुकी, यह मेरी बहन है। मैं इससे कोई पर्दा नहीं रखना चाहती। और जो इन्हीं के बारे में कोई बात हो तो। देवी जी ने जैसे पहली बुझाकर कहा, अच्छा समझ गई, कुछ खूफियों का झगड़ा होगा। पुलिस ने तुम्हारे प्रिंसिपल से शिकायत की होगी। ज्ञान बाबू ने इतनी आसानी से अपनी पहेली का बुझाकर जाना स्वीकार न किया। बोले, पुलिस ने प्रिंसिपल से नहीं, हाकिम जिले से कहा है। उसने प्रिंसिपल को बुलाकर मुझसे जवाब तलब का हुक्म दिया है। देवी ने अंदाज से कहा, समझ गई। प्रिंसिपल ने तुमसे कहा होगा कि उस स्त्री को घर से निकाल दो। हाँ, यही समझ लो। तो तुमने क्या जवाब दिया। अभी कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ खड़े खड़े क्या कहता। देवी जी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। जिस प्रश्न का एक ही जवाब हो, उसमें इतना सोच विचार करना कैसा। ज्ञान बाबू सिटपिटाकर बोले, लेकिन कुछ सोचना भी तो था। देवी जी की त्योरियां बदल गईं। आज मैंने पहली बार उनका यह रूप देखा। बोली, तुम उस प्रिंसिपल से जाकर कह दो, मैं उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकता, और न माने तो इस्तीफा दे दो। अभी जाओ, लौट कर हाथ मुंह धोना। मैंने रो कर कहा, बहन मेरे लिए। देवी ने डांट बताई, तू चुप रह, नहीं तो कान पकड़ लूंगी। तू क्यों बीच में कूदती है। रहेंगे तो साथ रहेंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। इस मर्दुए को मैं क्या कहूँ। आधी उम्र बीत गई पर बात करना ना आया। पति से, खड़े सोच क्या रहे हो। तुम्हें डर लगता है तो मैं जाकर कह जाऊं। ज्ञान बाबू ने खिसियाकर कहा, तो कल कह दूंगा, इस वक्त कहाँ होगा कौन जाने। रात भर मुझे नींद नहीं आई। बाप और ससुर जिसका मुंह नहीं देखना चाहते, उसका यह आदर, रहा कि भिखारिन का यह सम्मान। देवी तो सचमुच में देवी है। दूसरे दिन ज्ञान बाबू चले तो देवी ने फिर कहा, फैसला करके ही आना, यह न हो कि फिर सोच कर जवाब देना पड़े। ज्ञान बाबू के चले जाने के बाद मैंने कहा, तुम मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रही हो बहन जी। मैं यह कभी नहीं देख सकती कि मेरे कारण तुम्हें यह विपत्ति झेलनी पड़े। देवी ने हास्य भाव से कहा, कह चुकी या कुछ और भी कहना है। कह चुकी, मगर अभी बहुत कुछ कहूँगी। अच्छा बता, तेरे प्रियतम को जेल में क्यों गए। इसीलिए
तो कि स्वयं सेवकों का सत्कार किया था। स्वयं सेवक कौन? यह हमारी सेना के वीर हैं जो हमारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। स्वयं सेवकों को भी तो बाल बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, और भी तो कोई कारोबार करते होंगे, पर देश की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ऐसे वीरों का सत्कार करने के लिए जो आदमी जेल में डाल दिया जाए, उसी की स्त्री के दर्शन की हो जाए तो आत्मा पवित्र हो जाती है। मैं तुझ पर एहसान नहीं कर रही हूँ, तू मुझ पर एहसान कर रही है। मैं इस दया सागर में डुबकियां खाने लगी। बोलती तो क्या। शाम को जब ज्ञान बाबू लौटे तो उनके मुख पर विजय के आनंद था। देवी ने पूछा, हार हुई कि जीत? ज्ञान बाबू ने अकड़ कर कहा, जीत। मैंने इस्तीफा दे दिया तो चक्कर में आ गया। उसी वक्त हाकिम जिला के पास गया। वहां न जाने मोटर पर बैठकर दोनों में क्या बातें हुई। लौट कर मुझसे बोला, आप पॉलिटिकल जलसों में तो नहीं जाते? मैंने कहा, कभी भूल कर भी नहीं। कांग्रेस के मेंबर तो नहीं? मैंने कहा, मेंबर क्या, मेंबर का दोस्त भी नहीं। कांग्रेस फंड में चंदा तो नहीं देते? मैंने कहा, कानी कौड़ी भी तो कभी नहीं देता। तो हमें आपसे कुछ नहीं करना। मैं आपका इस्तीफा वापस करता हूँ। देवी जी ने मुझे गले से लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों।